नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? दिल्ली आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की कक्षा में हम फिर से एक बार उपस्थित हैं आपके समक्ष इतिहास विषय के बारे में चर्चा करने के लिए। और 30 कदम के सीरीज में 2.0 जिसे हमने नाम दिया है, इसमें हम आज हमारे 11वें टॉपिक अरब आक्रमण और तुर्की आक्रमण पर चर्चा करेंगे। अरब आक्रमण, तुर्की आक्रमण, ये दो फेज में शुरुआत हुआ था भारत में मध्यकाल का। और आप देखेंगे कि अरब आक्रमण यानी कि 712 ईडी के आसपास, तुर्की आक्रमण फर्स्ट ये लगभग 11वीं शताब्दी के शुरुआत से, और तुर्की आक्रमण का सेकेंड फेज जिसे हम गोरी के आक्रमण के रूप में पढ़ते हैं, ये लगभग 12वीं शताब्दी 12th सेंचुरी वाली घटना को हम पढ़ेंगे। ठीक, तो पहली घटना अरब आक्रमण, दूसरी घटना तुर्कों का फर्स्ट आक्रमण जिसमें गजनवी राजवंश हम चर्चा करेंगे उसके प्रश्नों की, और फिर उसके बाद गोरी के आक्रमणों की चर्चा करेंगे। ठीक, तो ये जो 712 वाला फेज था उसमें से 10 क्वेश्चन है, सेकंड फेज से 10 क्वेश्चन है, और थर्ड फेज से 10 क्वेश्चन है। आज के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से लीक से हटकर हो सकते हैं, क्योंकि ये सेगमेंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, और फैक्चुअल क्वेश्चन भी आपको थोड़े से कम मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ फैक्चुअल चीजें ऐड करी हैं, और साथ ही साथ क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी बनाने का प्रयास किया है, ताकि कभी इससे क्वेश्चन आए थोड़ा अंदर से, क्योंकि बाहर से क्वेश्चन तो बहुत आ चुके हैं और ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन अंदर से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपसे वो बन जाए। तो ये सोच करके हमने इसमें थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन डालने का प्रयास किया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे आज के जो 30 प्रश्नों की श्रृंखला है अरब और तुर्की आक्रमण के बारे में। ठीक, चलिए प्रथम क्वेश्चन आपके समक्ष है, ध्यान से पढ़िएगा कि पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। यहां पर आपके समक्ष 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और वही तीनों में से आपको सही आंसर का चुनाव करना है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, दमन की घटनाओं में अरबों ने देवल के प्रमुख शिव मंदिर के शिखर पर अपना ध्वज फहराया था। इन दी दमन, सॉरी ये दमन नहीं है, ये एक्चुअल में थोड़ा इंग्लिश में मिस्टेक हो गया है। दमन यानी कि सप्रेशन, सप्रेशन। ठीक, द अरब होस्ट देयर फ्लैग ऑन द टॉप ऑफ द मेन शिवा टेम्पल ऑफ देवल। क्या ये घटना घटी थी? तो बिल्कुल ये घटना घटी थी। ठीक है, दमन का मतलब यहां पर सिंधों को या सिंध राज्य में जाकर के वहां पे दमन की घटनाएं हैं। ठीक, दूसरा है, देवल पर विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों और बौद्धों को धिम्मी का दर्जा दिया था। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ देवल, मोहम्मद बिन कासिम गिव द स्टेटस ऑफ धिम्मी टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट। अब यहाँ पर स्टेटमेंट समझिएगा क्या बोल रहा है। एक शब्द यूज किया गया धिम्मी, आपने शब्द सुना होगा जिम्मी, जिम्मी। ये जिम्मी शब्द उन लोगों के लिए यूज किया जाता था जो क्या देते थे? जजिया देते थे, जजिया टैक्स, जजिया कर जो देते थे, है ना। ठीक, तो ये जजिया देने वाले जिम्मी कहलाते थे। तो भारतीयों को जो नॉन मुस्लिम्स है उनसे ये जिम्मी कर लिया जाता था, जजिया टैक्स लिया जाता था। ठीक, तो वो, लेकिन ये धिम्मी क्या है? धिम्मी बेसिकली बौद्ध और ब्राह्मणों को एक प्रकार से छूट मिली थी धार्मिक आधार पर, और इन्हीं को धिम्मी नाम से उन्होंने दर्जा दिया था ताकि इनसे कोई वसूला ना जा सके। तो इनको थोड़ा सा एडवांटेज मिला था अपने ब्राह्मण होने पर और अपने बौद्ध भिक्षु होने पर। ठीक है, तो यहां पर यह स्टेटमेंट करेक्ट है। और देवल पर विजय के तुरंत बाद मकरान एवं सिंध के सभी प्रमुख बंदरगाह स्वतः अरब नियंत्रण में आ गए थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक,
तो केवल देवल पर अटैक हुआ, इसका मतलब ये नहीं था कि वो पूरा सिंध जो है उनके कब्जे में आ गया था, क्योंकि मेन तो यहाँ पर जो फाइट होनी थी वो तो बाकी थी, है ना, वहां के राजा के साथ। तो यहाँ पर पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 और 2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो दूसरा सवाल है वो जोड़ी मिलाओ के फॉर्म में है, और हमको यहाँ पर जोड़ी मिलाओ में सही मिलान करना है। आइए मिलाते हैं। पहला है 644 से 645 ईस्वी का पहला नौसैनिक आक्रमण। इसके बाद है मकरान पर अरब नियंत्रण, फिर थेमिला यानी कि कच्छ की लूट, और अरब सिंध संघर्ष। तो देखिए, एक तरफ उस्मान के काल का अभियान, उमर द्वितीय जैसी पहला जो अरब आक्रमण था वो किसके समय पर हुआ था? वो उस्मान के काल में, जो खलीफा थे, खलीफा उस्मान, उनके काल में हुआ था। ठीक। मकरान पर अरब नियंत्रण, मकरान पर अरब नियंत्रण जो है वो उमर द्वितीय के समय पर हुआ था, जो खलीफा उमर थे उनके समय पर। थेमिला यानी कि कच्छ की लूट, ये कल्हार के शासक जयसिंह से इसकी मेल सही हो जाएगा। और अरब सिंध संघर्ष ये सीधे जुड़ेगा आपका चच राजवंश के साथ। तो ए का यहां पर चौथा ऑप्शन करेक्ट है, बी जा रहा है 3 के साथ, सी जा रहा है 2 के साथ, और यहां पर 1। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 यहां पर ए ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, थोड़े से जहां पर फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जहां पर आपसे ऐसा लगे कि बहुत डीप हो गया, वहां पर चुपचाप चीजों को याद कर लिया करो। ठीक है, बहुत ज्यादा उस पर रिसर्च करने की आपको जरूरत नहीं है, इतना काफी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो यहां पर आपके समक्ष 3 ऑप्शन है और आपको उस ऑप्शन में से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो पहला यहां पर क्वेश्चन है, देखो, मोहम्मद बिन कासिम के प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में यहां पर विचार करना है। उसने ब्राह्मणों और महिलाओं को प्रारंभिक वर्ष में जजिया से छूट दी थी। He exempted Brahmins and women from paying जजिया in the initial years। तो याद रखिएगा, ये जो जजिया टैक्स है, जजिया, इस टैक्स से 5 वर्ग को एक्सम्पशन मिलता था। ये कौन कौन से 5 वर्ग थे, मैं यही आपको बता देता हूं। पहला वर्ग था ब्राह्मण, दूसरा वर्ग था महिलाएं, तीसरा वर्ग था बुजुर्ग, ओल्ड पर्सन्स, पांचवा वर्ग था, यहां लिख देता हूं ऊपर में, बच्चे, सॉरी चौथा ना, चौथा वर्ग था बच्चे, और पांचवा थे अपाहिज, विकलांग। क्योंकि यह माना जाता था कि इनको कमाने का अधिकार नहीं है, या ये कमाते नहीं है। जैसे ब्राह्मण है, ये दान लेते हैं, लेकिन इनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो जिनका भी समाज में सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता था, उनसे जजिया टैक्स नहीं लिया जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है, उसने भारतीय भूमि राजस्व व्यवस्था को हटाकर पूर्णतः अरबी खराज पद्धति या प्रणाली लागू कर दी थी। He completely abolished the Indian land revenue system and implemented the Arabic खिराज system। तो जी नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। ऐसा कुछ उसने नहीं करा था, क्योंकि उसका उतना समय नहीं था कि वो सारे प्रशासन में ध्यान दे सके, रेवेन्यू वगैरह में। और तीसरा, उसने दाहिर के स्थानीय अधिकारियों को कर संग्रहण में सम्मिलित किया। He involved the local officials of दाहिर in tax collection। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जो व्यवस्था चल रही थी चलने दिया, और जो कलेक्ट कर रहे थे उनके ऊपर ही राज करके उनको रेवेन्यू कलेक्ट उसने किया था। तो यहां पर 1 सही है, 3 सही है, 2 गलत है। ऑप्शन में 1 और 3 इज करेक्ट। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बी, 1 और 3। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन आपके समक्ष 3 स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पढ़िए ध्यान से। पहला स्टेटमेंट है, देवल पर पहला हमला असफल रहा क्योंकि अरबों के पास
मनजानिक यानी कि तोपखाना उपलब्ध नहीं था। द फर्स्ट अटैक ऑन देवल वॉज अनसक्सेसफुल बिकॉज द अरब डिड नॉट हैव मनजानिक आर्टिलरी अवेलेबल। तो क्या यह स्टेटमेंट सही लग रहा है? देखिए, देवल पर हमला असफल रहा ही नहीं था, वो पहले ही हमले में सफल हो गया था, ये तो स्टेटमेंट यहीं से इनकरेक्ट है। और अरबों के पास तोपखाना था, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। ठीक, तो टोटली स्टेटमेंट ही गलत है यहां पर, तो पहला अपन गलत ले लेते हैं। दूसरा है, इन द बैटल ऑफ नेरून बिन कासिम हैड स्पेशली डिप्लॉयड आर्चर्स ऑन कैमल्स। नेरून की लड़ाई में बिन कासिम ने ऊंटों पर तीरंदाजों की विशेष तैनाती करी थी। ये इसके जो तीरंदाज थे वो ऊंटों पर आते थे और विशेष रूप से उनको महारत हासिल थी उस डेजर्टेड एरिया में अपने आप को, मतलब ऊंटों में जो है आने की और उसके बाद उस पर लड़ाई करने की। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। तीसरा है, रावर की लड़ाई में दाहिर स्वयं हाथी पर सवार होकर युद्ध में उतरा था। इन दी डिसाइसिव बैटल ऑफ रावर दाहिर हिमसेल्फ एंटर्ड द बैटल राइडिंग ऑन एन एलिफेंट। देखिए, रावर और ब्राह्मणाबाद की दो लड़ाई ये निर्णायक साबित हुई, जिसमें पहले लड़ाई जो थी रावर की हुई थी, उसके बाद ब्राह्मणाबाद की। तो पहले रावर, देखो पहले हुआ था देवल की लड़ाई, देवल, फिर निरून या नेरून, उसके बाद रावर, फिर ब्राह्मणाबाद और फिर मुल्तान। ठीक, ये 5 उसके मेन विजय अभियान रहे थे। अब यहां पर देवल वाला जो बंदरगाह था, ठीक है, उसको सबसे पहले लूटा उसने, और वहां की कुर्क और मेड़ करके वहां जो जनजातियां थी जो एक्चुअल में उसके जहाज को लूटा था पहले, जिस कारण से ये पूरा प्रपंच स्टार्ट हुआ था, वहां पर ये देवल। उसके बाद निरून, यहाँ का शासक था लोकल एक बजहरा के नाम से, बजहरा, और यहीं पर सरेंडर किया था किसने? बौद्धों ने। इसके बाद रावर में इसका युद्ध हुआ सीधे राजा के साथ यानी कि दाहिर के साथ। ठीक, और ब्राह्मणाबाद में इसका बेटा था, दाहिर का बेटा जय सिंह। और अंततः उसने मुल्तान पर अटैक करा और मुल्तान को उसने नाम दिया स्वर्णपुर या स्वर्ण नगरी। उसने मुल्तान को नाम दिया स्वर्ण नगरी। ठीक है, तो यहां पर जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है, याद रखिएगा। और तीसरा है, रावर की निर्णायक लड़ाई में दाहिर स्वयं हाथी पर उठा आया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट तो सही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान करें। यहां पर आपके समक्ष 4 स्टेटमेंट है, यानी कि 4 आपके समक्ष एक सूची है और उसके अगेंस्ट आपको मिलाना है। और इधर जो है वो बेसिकली अरब आक्रमण के सोर्स दिए गए हैं, अरब आक्रमण के सोर्स हैं। ठीक, अब देखिए, बिलादुरी फुतुह अल बलदान, ये उनकी बुक है, ये बेसिकली राइटर है बिलादुरी और उनकी बुक है फुतुह अल बलदान। ठीक है, और अल बरूनी किताबुल हिंद उनकी बुक है। चचनामा के राइटर का नाम बहुत आसानी से मिलता नहीं है, मतलब इसके राइटर का नाम एक्चुअली पता ही नहीं है। ठीक है, और तबरी इतिहास ए रसूल वल मलुक। अब देखिए, दाहिर का राजनीतिक इतिहास आपको किसमें मिलेगा? चचनामा में। तो पहले तो यही जोड़ लेते हैं, चचनामा सबसे सरल वाला, क्योंकि दाहिर किस राजवंश का था? चच राजवंश। कौन सा? चच। इंग्लिश में इसको चाचा राजवंश कहते हैं, चाचा, CHA, चाचा राजवंश। ठीक, तो चचनामा तो एक जोड़ लिया अपन ने। इसके बाद बिलादुरी फुतुह अल बलदान। अब यहां पर ये जो सोर्स है ये देवल एवं रावर के युद्धों का वर्णन करता है। इसके बाद अल बरूनी किताब उल हिंद, ये भारत और अरब व्यापार का प्रारंभिक विवरण है। और तबरी इतिहास रसूल उल मुल्क, ये जो है सिंध विजय के प्रशासनिक प्रभाव का वर्णन करता है। तो यहां पर सी जुड़ रहा है 4 से, बी जुड़ रहा है 3 से, ए जुड़ रहा है 2 से और डी जुड़ रहा है 1 से। तो 2 3 4 1
2 3 4 1, ये पहले ही ऑप्शन में है 2 3 4 1, तो आप इसको आराम से मिला सकते हैं। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है? दाहिर और बिन कासिम के संघर्ष के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। दाहिर और बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, कंसिडर दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दाहिर एंड बिन कासिम। पहला स्टेटमेंट है, दाहिर को पराजित होने का प्रमुख कारण यह था, दाहिर के होना चाहिए, दाहिर के पराजित होने का प्रमुख कारण यह था कि ब्राह्मण योद्धा युद्ध में भाग नहीं लेते थे। The main reason for Dahir's defeat was that Brahmins warrior did not participate in the war. अब ये स्टेटमेंट अपने आप में इसलिए गलत है क्योंकि दाहिर खुद राजवंश से जिससे बिलोंग करता था वो थे ब्राह्मण, तो ये खुद ब्राह्मण था, तो ये स्टेटमेंट ऑलरेडी गलत हो जाता है। ठीक, दूसरा, बिन कासिम ने पक्षघात युद्ध नीति फ्लैंकिंग मनूवर का कई बार उपयोग किया। बिन कासिम यूज द फ्लैंकिंग मनूवर सेवरल टाइम्स। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। जब बिन कासिम ने दाहिर पर अटैक करा बैटल ऑफ रावर में, तब रावर के बैटल में उसने, जैसे ये होती है सेना, मान लीजिए यहाँ पे कोई सेना डिप्लॉयड है और यहाँ पर आपकी सेना डिप्लॉयड है, तो एक टुकड़ी को ऐसे छुपा दिया जाता है ताकि जब दोनों सेना आपस में लड़ाई करते रहे तो पक्षघात यानी कि पीछे से वॉर किया जाए, है कि नहीं? तो यहां पर पक्षघात या फ्लैंकिंग मनूवर इस पद्धति को कहा जाता है। तो यह स्टेटमेंट सही है। और दाहिर की पराजय में अरब नौसेना की भूमिका निर्णायक रही। द रोल ऑफ द अरब नेवी वॉज डिसाइसिव इन द डिफीट ऑफ दाहिर। तो यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मेन उनकी युद्ध हुई थी कहां पर? जमीन में, ना कि पानी में। तो दूसरा स्टेटमेंट बस कहीं सही है और पहला तीसरा गलत है। तो यहां पर आपके लिए केवल 2 सही है, ठीक, बाकी के नहीं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन से कथन सही है? बिन कासिम ने ब्राह्मणों को धार्मिक स्वतंत्रता दी किंतु जाटों और बौद्धों पर कठोर प्रतिबंध लगाए। बिन कासिम ग्रांटेड रिलीजियस फ्रीडम to the Brahmins but imposed several restriction on the Jats and Buddhists. दूसरा है, बिन कासिम के समय भारत का अधिकांश भाग कनिष्क द्वितीय के साम्राज्य में शामिल था। अब ये तो एब्सोल्युटली गलत है, कनिष्क यहाँ कहाँ से आ जाएगा? ठीक, तो दूसरा स्टेटमेंट, एट द टाइम ऑफ द बिन कासिम मोस्ट ऑफ इंडिया वॉज इंक्लूडेड इन द एम्पायर ऑफ कनिष्क, बिल्कुल गलत है। तीसरा है, ब्राह्मणाबाद और आलोर के नगरों में अरबों को तीव्र प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, जहां पर अरबों को बहुत ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा था। ब्राह्मणाबाद में तो दाहिर का स्वयं बेटा जो था जय सिंह, वो युद्ध कर रहा था। हालांकि जय सिंह की मृत्यु हो जाती है, लेकिन एक बहुत कड़ी टक्कर दी जाती है अरबों को। तो यहां पर तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। और पहला जो है, बिन कासिम ने ब्राह्मणों को धार्मिक स्वतंत्रता दी किंतु जाटों और बौद्धों पर कठोर प्रतिबंध लगाए, तो यहां पर यह स्टेटमेंट भी गलत लिया जाएगा क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता दी थी लेकिन जाटों और बौद्धों पर कठोर प्रतिबंध नहीं लगाए थे, खास करके बौद्धों पर। और जाटों पर जो लगाया था वो सिर्फ जजिया कर था, ठीक है, तो ऐसा कोई प्रतिबंध तो लगा नहीं था। तो केवल 3 स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। अरब सिंध व्यापार के पूर्ववर्ती रूपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहां पर क्वेश्चन किससे है? अरब और सिंध व्यापार के पूर्ववर्ती यानी कि पहले के, जो अरब आक्रमण से पहले के बारे में शायद पूछ रहा है। एक बार देख लेते हैं। द अराइवल ऑफ अरब्स towards Sindh in the 7th century was motivated entirely by a political reason. 7वीं सदी में अरबों का सिंध की ओर आना पूर्णतः राजनीतिक कारणों से प्रेरित था। अब 7वीं शताब्दी का मतलब क्या है? 600 से 699 के बीच में। यह क्या चल रहा है?
7th सेंचुरी चल रहा है, 7th सेंचुरी चल रहा है कि नहीं? तो क्या इस समय पर अरब भारत क्यों आए थे? पॉलिटिकल उद्देश्य था क्या? बिल्कुल नहीं। उद्देश्य क्या था उनका? राजनीतिक था। क्या था? राजनीतिक, पॉलिटिकल उद्देश्य। ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, अरब व्यापारी 600 ईस्वी से पहले मकरान, देबल, दियाबल लिखा है, चलो में देबल है वो, देबल, थेमिला, थेमिला मतलब जो वो कच्छ का इलाका है, थेमिला या थेमिल के तटीय क्षेत्रों में आते जाते थे। तो क्या वहां पर उनका आना जाना था? तो बिल्कुल आना जाना था। ठीक। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है, अरब ट्रेडर्स फ्रिक्वेंटली द कोस्टल एरियाज ऑफ मरकान, देबल एंड थेमिला बिफोर 600। तो ये स्टेटमेंट सही है। और भारत से ऊन, सूती, गंधक जैसे उत्पाद अरब विश्व को निर्यात होते थे। अरब विश्व को मतलब अरेबियन कंट्रीज को। द प्रोडक्ट लाइक वुडन, कॉटन एंड सल्फर वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू द अरब वर्ल्ड। तो क्या भारत से वो अरब तक जाते थे? तो बिल्कुल जाते थे। ये भारत का एक मेन व्यापारिक पार्टनर हुआ करता था। तो 2 और 3 तो हमको सही दिख रहे हैं, ये वाला गलत दिख रहा है। तो 2 और 3 ऑप्शन में है क्या? तो सी ऑप्शन में है केवल 2 और 3। तो हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3। ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में अगेन आपके समक्ष 3 स्टेटमेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लिमिटेड एक्सपेंशन ऑफ अरब्स इन इंडिया। भारत में अरबों की विस्तार सीमित रहने के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, अरबों को सिंध के बाद प्रतिहारों और गुर्जर शासकों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। The Arab faced stiff resistance from the प्रतिहार्स एंड गुर्जर रूलर आफ्टर सिंध। क्या ये सही है? बिल्कुल। हमको पता है कि जब 712 के बाद इनका आक्रमण हुआ था, 712 से 714 के बीच में, उसके बाद अरबों का भारत में अस्तित्व नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक साइड पर भारत का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, को किसने सुरक्षित करा था? प्रतिहार और हिंदू शाही राजवंश। इन्होंने लगभग 300 साल तक भारत की सीमाओं को सील करके सुरक्षित करके रखा हुआ था। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, अरब सेनाओं का मुख्य ध्यान खुरासान और मध्य एशिया की ओर था, भारत की ओर गौण था। द मेन फोकस ऑफ द अरब आर्मीज वॉज ऑन खुरासान एंड सेंट्रल एशिया, इंडिया वॉज सेकेंडरी। ओके। और तीसरा पढ़ लेते एक बार। सिंध के बाद पंजाब में अरबों को स्थानीय जनता का व्यापक समर्थन मिला। आफ्टर सिंध द अरब्स गॉट वाइड स्प्रेड सपोर्ट फ्रॉम द लोकल पीपल ऑफ पंजाब। अब यहां पर एक तो दूसरा स्टेटमेंट तो हमको सही लेना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में उनका जो मेन एरिया था वो भारत नहीं था। खुरासान और जो एशिया माइनर वाला इलाका था वहां पर इनका मेन इलाका था। ये स्टेटमेंट सही है, पहला भी सही है। और सिंध के बाद पंजाब में अरबों को स्थानीय जनता का व्यापक समर्थन मिला। तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो है अरबों की विस्तार नीति को लेकर के है। तो यहाँ पर समर्थन स्थानीय जनता का तो मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। तो केवल 1 और 2 स्टेटमेंट सही लेना पड़ेगा, इसमें से तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है। तो केवल 1 और 2 सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपके समक्ष सिंध विजय के बाद प्रशासनिक पदों के बारे में है। एक तरफ उनके प्रशासन के प्रमुख पद हैं और एक तरफ उनकी भूमिकाएं हैं। हालांकि आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं की गई है, लेकिन अगर कभी गलती से अंदर से क्वेश्चन आ जाता है तो वहां पर फिर आपको ये काम आएगा निश्चित तौर पर। तो यहाँ पर अमील, कतीब, दहक और हकीम के नाम से कुछ अधिकारियों के नाम हैं, और उसके अलावा आपके उसके जस्ट सामने जो है उसके बारे में है। तो यहाँ पर अमील का जो काम था वो था कर वसूली एवं भूमि का सर्वेक्षण। इसके बाद कतीब जो था वो राजस्व लेखांकन से जुड़ा हुआ था। ठीक। दहक जो था वो स्थानीय प्रमुख या ग्राम प्रतिनिधि था। और हकीम जो है वो सैन्य एवं न्याय प्रशासन से जुड़ा हुआ संबंधित पद रहा था। ठीक है।
तो यहां पर अच्छा, ये इंग्लिश में थोड़ा सा कतीब जो है गलत लिखा गया है, ये कतीब ऐसा होगा ना, कतीब, ठीक। दहक भी थोड़ा गलत लिखा गया है, दहक, तो थोड़ा सुधार लेंगे, ठीक। तो इस हिसाब से एक का है, बी का है 2, सी का है, सॉरी, बी का है 3, सी का जा रहा है 2 में, और डी का जा रहा है किसमें, डी, एक सेकेंड यार, ए तो मिला हुआ सी से, बी जा रहा है 3 में, सॉरी, सी जा रहा है 4 में और डी जा रहा है 2 में। तो 1 3 4 2, 1 3 4 2, ये डी में ही है, सॉरी ए ऑप्शन में ही है, तो आराम से इसको मिला सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 में। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, जयपाल ने पहले पहल गजनवी क्षेत्र पर चढ़ाई की, किंतु कंधार के निकट उसे पराजय का सामना करना पड़ा। जयपाल फर्स्ट अटैक्ड द गजनवी टेरिटरी बट द फेस्ड डिफीट नियर कंधार। सही स्टेटमेंट है, जयपाल ने पहले अटैक करा था और उसके बाद वो खुद ही हार गया था। दूसरा, लघमान और काबुल क्षेत्र पर सुबुक्तगीन के नियंत्रण में हिंदू शाही रक्षा रणनीति को कमजोर कर दिया था। सुबुक्तगीन्स कंट्रोल ओवर द लघमान एंड काबुल रीजन वीकेंड द हिंदू शाही डिफेंस स्ट्रेटेजी। अब यहां पर लघमान और काबुल, ये जो अफगानिस्तान का इलाका है, वहां पर सुबुक्तगीन का नियंत्रण से हिंदू शाही रक्षा रणनीति जो है वो कमजोर हो गया था, ये बात भी सही है, ठीक। और तीसरा है, इस संघर्ष के बाद जयपाल को सुबुक्तगीन के साथ संधि में भारी कर भरना पड़ा। आफ्टर दिस कॉन्फ्लिक्ट जयपाल हैड टू पे अ हैवी एंडेमिनिटी इन द ट्रीटी विथ सुबुक्तगीन। यहां पर जो संधि होती है उसमें जयपाल को एक निराशाजनक संधि करनी पड़ती है, अपमानजनक संधि करनी पड़ती है, और उसने जो है काफी क्षतिपूर्ति उसको दी थी। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 1 2 और 3 सही है, यहाँ पर डी ऑप्शन में है 1 2 और 3, ठीक। चलिए, तो जहां पर क्वेश्चन हैवी लगे वहां पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आराम से बस उसको क्वेश्चन आंसर जो है याद कर लेना, ठीक है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, आपको निम्नलिखित में से जो इंपॉर्टेंट उनके समय पे काम हुए थे उनको मिलाना है आपस में। तो देखते हैं ध्यान से क्वेश्चन क्या है। एक तरफ राजाओं के नाम है, एक तरफ उनके कार्यों का वर्णन है, घटनाएं हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा, ये जो सेगमेंट होगा जिधर उनके, ये क्वेश्चन के रूप में है कि ये घटना किसके समय पे होती, तो आपको इसको जोड़ी मिलाना है आराम से, ठीक। अब देखिए, लाहौर के राजाओं व राजपूतों पर प्रारंभिक आक्रमण किसने करा था? गजनी की स्थापना स्वतंत्र अमीरात के रूप में किसने करी थी? तो देखो, ये गजनी की स्थापना के रूप में किसका नाम आएगा? अलप्तगीन का नाम आएगा, ठीक है। किसका नाम आएगा? अलप्तगीन का, ठीक। हिंदू शाहियों पर जीत के बाद गजनी को पूर्ण साम्राज्य का रूप किसने दिया था? तो ये दिया था महमूद गजनवी ने दिया था। हिंदू शाहियों पर जीता था और पूरे जो गजनवी साम्राज्य का रूप में किसने स्टैब्लिश करा? महमूद गजनवी ने। इसके बाद लाहौर के राजाओं व राजपूतों पर प्रारंभिक आक्रमण किसने किया था? सुबुक्तगीन ने। और इस्माइल जो था वो सुबुक्तगीन के बाद उत्तराधिकारी का विवाद था। देखो क्या हुआ था, अलप्तगीन जो है, ये अलप्तगीन, यहां बताता हूं, अलप्तगीन ये है फाउंडर किस राजवंश का? फाउंडर ऑफ गजनी राजवंश, या इसी को बोलते हैं यामनी राजवंश, यामनी राजवंश, ठीक। सुबुक्तगीन ये उसका दामाद था, ठीक। इसका बेटा कौन हुआ? ये 2 बेटे हुए, एक महमूद गजनवी और एक इस्माइल। और बड़ा बेटा कौन था? इस्माइल। तो इस्माइल जो है गद्दी पर बैठा, और गद्दी के बाद उत्तराधिकार का युद्ध हुआ किसके साथ? गजनवी के साथ। तो यहां पर ये स्टेटमेंट सही है, महमूद गजनवी हिंदू शाहियों पर जीत के बाद बड़ा साम्राज्य स्टैब्लिश करा। और सुबुक्तगीन वो था जिसने लाहौर के राजाओं व राजपूतों पर प्रारंभिक नियंत्रण करा। तो यहां पर अलप्तगीन संस्थापक, बी का है 1, सी का है 3 और डी का है 4। तो 2 1 3 4 किसमें है?
2 1 3 4 बी ऑप्शन में आपको दिख रहा है। ठीक, चलिए तो एक बार ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 3 स्टेटमेंट है, आपको स्टेटमेंट के हिसाब से आंसर देना है। चलिए पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, महमूद के 1001 ईस्वी के युद्ध, जिसको पेशावर का युद्ध कहा जाता है, में जयपाल की पराजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथन देखें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द महमूद डिफीट ऑन जयपाल इन द बैटल ऑफ पेशावर इन 1001 एडी। स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़िए दिया, जयपाल की सेना में अफगान, हिंदू शाही और कई राजपूत सरदारों की संयुक्त सेना शामिल थी। बिल्कुल सही, जॉइंट मिलिट्री थी उसकी पूरी की पूरी। इसके बाद महमूद ने युद्ध में घुड़सवार तुर्क तीरंदाजों का उपयोग निर्णायक रूप से किया। महमूद यूज माउंटेड तुर्किश आर्चर डिसाइसिव इन द बैटल, ये भी सही है। और युद्ध के बाद जयपाल ने आत्महत्या किया था, ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसको बार बार ये हार रहा था, तो अंततः उसने संधियों से परेशान होकर के और आत्मग्लानि से पीड़ित होकर के उसने अपने आप को खत्म कर लिया। तो तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। ठीक, 1 2 और 3। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, महमूद के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं महमूद गजनवी के बारे में, उस पर आपको विचार करना है। He gave his invasion in the he gave his invasion the form of jihad to strengthen his political legitimacy in Khurasan and Central Asia. उसने अपने आक्रमणों को जिहाद के रूप दिया ताकि खुरासान और मध्य एशिया में अपनी राजनीतिक वैधता को मजबूत कर सके। अब देखिए, जो महमूद गजनवी था उसने गाजी का उपाधि लिया था, गाजी। ठीक, और गाजी का उपाधि होता है जिसने काफिरों को मारा हो। ठीक, और इसने जिहाद का भी इसी समय पर नारा दिया था, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, उसका मुख्य उद्देश्य भारत में स्थायी राजनीतिक साम्राज्य स्थापित करना था। His main objective was to establish a permanent political empire in India. इसका भारत में उद्देश्य बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं था, वो सिर्फ अपने एरिया को, जहां से वो आया था, गजनी और बाकी जो खुरासान वाला क्षेत्र, वहां पर अपना साम्राज्य स्ट्रेंथन करना चाहता था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। और तीसरा है, उसके अधिकांश हमले सिंधु यमुना क्षेत्र के धनी मंदिरों और नगरों में हुए थे। मोस्ट ऑफ हिज अटैक्स वर ऑन द रिच टेम्पल्स एंड सिटीज ऑफ द इंडस यमुना रीजन। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। उसको पैसे चाहिए थे बहुत ज्यादा मात्रा में, तो उसने नागरकोट अटैक करा जीतने के लिए, उस मंदिर पर हमला किया, ज्वाला देवी पर हमला किया सिर्फ लूटने के लिए, और साथ ही साथ सोमनाथ मंदिर पे उसने हमला किया था सिर्फ किस लिए, लूट के लिए। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, 1 और 3 सही है, दूसरा जो है गलत हो जाएगा। तो बी स्टेटमेंट में है 1 और 3। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछ रहा है, उत्तबी के बारे में निम्न में से कौन सा से कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट उत्तबी। ये उत्तबी कौन था इसके बारे में आपको बताना है। उत्तबी जो था इसका महमूद गजनवी का रॉयल हिस्टोरियन था, रॉयल हिस्टोरियन यानी कि शाही इतिहासकार, हिस्टोरियन शाही इतिहासकार। तो वह महमूद गजनवी का आधिकारिक दरबारी इतिहासकार था, बिल्कुल सही। दूसरा, उसने तारीख यामनी में गजनवी के भारत अभियानों का वर्णन किया है, यह भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है, उत्तबी महमूद के मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी के दरबार में गया और वहीं अपनी रचना को पूरा किया। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वो पहले ही उसके रहते ही अपना पूरा जो इतिहास की बुक है वो कंप्लीट कर चुका था। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर में 1 और 2 सही है, ये वाला और ये वाला गलत है। तो 1 और 2 में हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है, 1008
ईस्वी के वहिंद पेशावर युद्ध के संदर्भ में विचार करें। कंसिडर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वहिंद पेशावर वॉर ऑफ 1008 AD। स्टेटमेंट फर्स्ट, हिंदू शाही राजवंशों का संघ त्रिलोचन पाल, अनंगपाल, भट्टी, जाट, सरदार आदि महमूद के विरुद्ध एकजुट हुए थे। बिल्कुल सही। इस युद्ध में गजनी की घुड़सवारी सेना ने हिंदू परिपूरक सेना को पीछे से काट दिया था। बिल्कुल सही। और यह युद्ध हिंदू शाहियों का पूर्ण पराजय और पंजाब के स्थायी मुस्लिम नियंत्रण का बिंदु था। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट आधा सही आधा गलत है, या पूरा ही गलत मान लेते हैं। क्यों? देखो, पहला तो सही है कि एक संघ था त्रिलोचन पाल, अनंगपाल और बाकियों का, जिसने वहां पर महमूद गजनी के खिलाफ काम करा था। दूसरा, इस युद्ध में गजनी के घुड़सवारी सेना हिंदू परिपूरक सेना के पीछे से काट दिया। इसका मतलब यह कि उसको तितर बितर कर दिया था पीछे से अटैक करके। ये भी सही है। और यह युद्ध हिंदू शाहियों की पूर्ण पराजय और पंजाब के स्थायी मुस्लिम नियंत्रण का बिंदु था। देखिए, हिंदू शाही राजवंश थोड़े से जगह पर थे, लेकिन थे, पूर्ण पराजय पर यहां नहीं हुआ था। ये लगभग 1022 से 26 के बीच हुआ था, ठीक, जो हिंदू शाही राजवंश का खात्मा है। तो यहां पर केवल 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, तीसरा वाला गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है? केवल 1 और 2। ठीक, चलिए बढ़िए आगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। पढ़िएगा ध्यान से। अलप्तगीन सुबुक्तगीन महमूद की श्रृंखला के उदय के कारणों में से कौन सा सही है? अच्छा, अलप्तगीन सुबुक्तगीन वाले उनकी सीरीज पूछ रहा है। पहला, सामान्य साम्राज्य की दुर्बलता ने गजनवी अमीरों को स्वतंत्र होने का अवसर दिया। द वीकनेस ऑफ द सैमनिड एम्पायर गिव द गजनवीड नोबल अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिपेंडेंस। तो देखिए, वहां पर जहां पे गजनी है, अफगानिस्तान और मध्य एशिया का क्षेत्र, उस एरिया में एक सामान्य राजवंश हुआ करता था गजनवी से पहले, और जब ये दुर्बल हुआ तो ही इन गजनवी सरदारों को राइज करने का मौका मिला। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, तुर्क दास सैनिक, जिसके गुलाम लिखा है, एक्चुअल में गुलाम है वो, व्यवस्था ने सैन्य प्रतिभा आधारित पदोन्नति का मार्ग दिया। अब यहां पर जो ये तुर्क एक्चुअल में एक जाति की बात कर रहा है, क्योंकि गजनवी कौन थे? तुर्क जाति के। तो यहां पर एक परंपरा थी जिसमें दासों को सैनिक के रूप में बनाया जाता था और उनको बिल्डअप करते थे एक बहुत अच्छे वॉरियर के रूप में, उनकी प्रतिभा के आधार पर। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और अरब खलीफा का प्रत्यक्ष नियंत्रण गजनवी क्षेत्र पर बहुत ही कठोर था। द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द अरब कैलिफ वॉज वेरी टाइट ओवर द गजनी रीजन। अब यहां पर स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि खलीफाओं का नियंत्रण तो होता था, लेकिन ज्यादा नियंत्रण से कोई साम्राज्य उठकर खड़ा नहीं हो पाएगा जैसा गजनवी हुए थे। तो नियंत्रण था, लेकिन अल्टीमेट नियंत्रण नहीं था, पूर्णतः नियंत्रण नहीं था। तो 17 में आंसर क्या लेना पड़ेगा आपको? 1 और 2। अगेन यहां पर ए ऑप्शन में है, केवल 1 और 2 का स्टेटमेंट सही। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 18। अल बरूनी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? पहला, वह महमूद गजनवी द्वारा बंदी बनाकर गजनी ले गया था। क्या वह महमूद गजनवी द्वारा बंदी बनाया गया था? तो बिल्कुल सही, ये इसको पकड़ करके लेकर के आए थे, बंदी बना करके। दूसरा, उसने भारत में रहते हुए किताब उल हिंद की रचना करी थी। और तीसरा, उसने महमूद के सैन्य अभियानों में भाग लिया था। देखिए, ये किताब उल हिंद तो उसने भारत में रहकर लिखा था, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन वो सैनिक नहीं था। तो केवल 1 और 2 अगेन यहां पर सही होगा। ठीक है, तो केवल ए जो ऑप्शन सही है, 1 और 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग महमूद सोमनाथ कैंपेन ऑफ 1025 AD। पहला स्टेटमेंट, उसने थल मार्ग न चुनकर समुद्र तटीय रेगिस्तानी मार्ग का उपयोग किया जिससे प्रतिरोध न्यूनतम हो। यह स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जब वो महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूटने आया था तो वो किस रोड से आया था? जल मार्ग से आया था। और इससे फायदा उसको क्या हुआ कि उस एरिया में उसका कोई राइवलरी उनको मिला नहीं। दूसरा, सोमनाथ में समुद्री व्यापार से जुड़े भारी राजस्व का हिस्सा महमूद के लिए आकर्षण था। यह भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि उसका आने का उद्देश्य ही क्या था? भारत में लूटपाट करना, पैसे के इकट्ठे करना। और तीसरा स्टेटमेंट है, द मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टेम्पल वाज यूज्ड टू बिल्ड द जामा मस्जिद
ऑफ गजनी एंड मैनी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन इन द एम्पायर। मंदिर से प्राप्त धन से गजनवी की जामी मस्जिद तथा साम्राज्य के कई महत्वपूर्ण निर्माण हुए। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो पैसा यहां से ले गया और क्या किया उसने, वहां जाकर के मस्जिद और बहुत सारे निर्माण कार्य करे थे। तो 19 का आंसर होगा डी, 1, 2 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। गजनी प्रशासन के संदर्भ में यहां पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है समझिएगा। द इख्ता सिस्टम डेवलप्ड इन द गजनी एम्पायर एंड बिकम द बेसिस ऑफ द इख्ता ऑफ दिल्ली सल्तनत। गजनवी साम्राज्य में इख्ता प्रणाली विकसित होकर दिल्ली सल्तनत के इख्ताओं का आधार बनी। और दूसरा देखो, अब इख्ता प्रणाली का जनक भारत में किसको माना जाता है? इल्तुतमिश। किसको? इल्तुतमिश को। अब इल्तुतमिश जनक तो था, लेकिन इसके पहले क्या भारत में इसकी शुरुआत नहीं हुई थी? तो बेसिकली एक सोर्स के मुताबिक मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को पंजाब वाले क्षेत्र में क्या बनाया था? इख्तेदार बनाया था। यह भी स्टेटमेंट सही है, ठीक। और इसके पहले मतलब मोहम्मद गोरी के पहले जो गजनवी आया था, गजनवियों के समय पर भी इख्ता व्यवस्था लागू थी अपने स्तर पर। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट सही की तरफ चला जाता है, क्योंकि जो इख्ता प्रणाली का विकास हुआ वो शुरुआत गजनी के समय से हमको देखने को मिल जाती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, दास समाज के सैनिक यानी कि गुलाम को सेना में उच्च पद मिलना सामान्य था। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि हमने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक खुद दास था और वो सर्वोच्च सेनापति के रूप में स्थापित हुआ। ये भी स्टेटमेंट सही है। और तीसरा है, गजनवी प्रशासन पूर्णतः फारसी अरबी मिश्रित नौकरशाही पर आधारित था। अब यहां पर यह भी स्टेटमेंट सही है, ठीक। तो 1, 2, 3 तीनों सही है। हमारे पास ऑप्शन में डी है, 1, 2, 3 तीनों करेक्ट है, ठीक है। ये तो हमने चर्चा कर ली, ये भी चर्चा कर ली। गजनवी प्रशासन पूर्णतः फारसी अरबी मिश्रित नौकरशाही पर आधारित था। वो एरिया के हिसाब से तो स्टेटमेंट सही लग ही रहा है। तो यहां पर 20 का आंसर हम लोग ले सकते हैं, तीनों सही, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन जो है आपको सही लग रहा है? देखिए, गोरी ने भारत में अपने पहले अभियान के दौरान, मोहम्मद गोरी की बात कर रहा है ना, मुल्तान के इस्माइली शासकों को पराजित किया। देखिए यहां पर जो गोरी था उसका पहला अभियान कहां पर हुआ था? 1175 में मुल्तान में। तो वहां पर जो राजा थे इस्माइली शासक, ठीक, इस्माइली शासक, ये उनको कहा जाता था। तो स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, 1178 सी में गुजरात के युद्ध में गौरी को पराजित करने वाला मल्लखा द्वितीय थे। अब ये मल्लखा के नाम से किसी राजा का तो जिक्र नहीं मिलता, हमको नाम मिलता है किसका? भीम सेकंड का। भीम सेकंड जो कि चालुक्य राजा थे। कौन से राजा? चालुक्य राजा। और इनकी माता का नाम था नायिका देवी और ये इनकी कमांडर थी। तो मोहम्मद गोरी को अपना पहला डिफीट या पहला पराजय एक महिला के अगेंस्ट आया था जो कि भीम द्वितीय की माता थी। तो ये जो नायिका देवी थी, नायिका देवी, ये भीम सेकंड की कमांडर थी, इनकी आर्मी की कमांडर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, दूसरा वाला। तीसरा, करनाल के निकट तराइन फर्स्ट लड़ाई में गोरी ने विशाल अश्वरोही सेना का प्रयोग किया था। इन द बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट नियर करनाल, गोरी यूज्ड अ मैसिव कैवलरी आर्मी एंड इमर्ज विक्ट्रियस। तो ये तो हार गया था ना पहले इसमें तराइन में। तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। दूसरा तीसरा दोनों गलत है। पहला सही है, तो केवल एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। एक तरफ कुछ नाम दिए गए हैं,
जिधर कुछ जगहों को नाम दिए गए हैं और उधर के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में है। तो थानेसर आक्रमण के बारे में है 1011, ये जुड़ रहा है त्रिलोचन पाल के साथ, जहां पर त्रिलोचन पाल का पराजय हुआ था। ये 1008 में भी हारा था, एक बार उसको याद रखेंगे। इसके बाद मथुरा विशाल मंदिर विध्वंस, जहां पर सोने चांदियों की मूर्तियों की लूट हुई थी। कन्नौज राजपूत महासंघ की पराजय और गंगा यमुना के दोआब का मार्ग का खुलना। और कलानौर ये अल बरूनी का खगोल पर्यवेक्षण केंद्र स्थापित किया गया था यहां पर, तो ध्यान रखिएगा। तो यहां पर देखो सिंपल है क्वेश्चन, अगर जहां पर मुश्किल आ रही हो, ज्यादा फैक्ट पता नहीं हो, तो चुपचाप ऐसे क्वेश्चन को आंसर के साथ याद कर लिया करो, कभी ना कभी काम आ जाता है, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक अगर आप देखोगे कि महमूद गजनवी जो है भारत में 17 आक्रमण करा था, और 17 के 17 नाम याद करना या वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीजें बस याद कर लीजिए, काफी है। तो 1 3, बी का तो 2 है, सी का है 3, सॉरी सी का 1 और डी का 4, तो 3 2 1 4 जुड़ रहा है। देखते हैं कहां पर है 3 2 1 4, तो ये ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास है 3 1 2 4, ठीक, 3 2 1 4 है ना। देख लेते एक बार फिर से, 3 2 1 4, ओके ठीक। तो बस इसको ऐसे ही एड्रेस याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बैटल ऑफ तराइन, यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, इसके बारे में हमको कुछ तथ्यों पर यहां पर बात करनी है। पहला है, पृथ्वीराज चौहान हिमसेल्फ फॉट ऑन हॉर्स बैक इन दी वॉर, क्या वो खुद वॉर में लड़ने आए थे घोड़े में बैठ करके? बिल्कुल सही। दूसरा, इस युद्ध में गोरी ने जिहाद की घोषणा की थी, तो यहां पर जिहाद जैसा कोई वर्ड तो हमें किसी भी सोर्स में मिला नहीं है। तीसरा, तराइन का खुला मैदान गोरी के लिए प्रतिकूल साबित हुआ, तभी तो वो हार गया, है ना। इस एरिया से वो अनभिज्ञ था, तराइन का जो एरिया था, खुला मैदान, करनाल के पास का इलाका, हरियाणा, तो इससे बहुत अवेयर नहीं था वो, और उसके लिए भारी साबित हो गया। ठीक यही बाद में जयचंद ने उसको बता दिया सारी गुप्त सूचनाएं कि क्या कब कैसा है, तो इसलिए वो जीत गया सेकंड वाले बैटल में। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, तो 1 और 3 सही है। ऑप्शन में 1 और 3 सी में दिखेगा आपको, तो उसको हम ले सकते हैं आराम से 23 में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। गोरी के प्रशासन और नीतियों के संबंध में विचार करना है। कंसिडर द फॉलोइंग इन रिलेशन टू गौरीज एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसीज। पहला स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, आपको पूरा दिख जाए। पहला, विजय के बाद उसने भारतीय अधिकारियों और खोतवालों को उनके पदों पर यथावत रखा। देखो, गोरी ने जब बैटल ऑफ तराइन सेकंड जीता, तो क्या उसने भारतीय अधिकारियों और खोतवाल यानी कि जो उस समय के जो छोटे अधिकारी होते थे, उनको उनके पदों पर यथावत रखा था। हटा देने से दिक्कत ज्यादा होती है, तो रख करके उनको काम करना ज्यादा आसान होता है, तो इसलिए उसने ये चीज किया, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, उसने पूर्वी सिंध और पंजाब क्षेत्रों में इख्ता प्रणाली लागू कर दी थी। ही इंप्लीमेंटेड द इख्ता सिस्टम इन ईस्टर्न सिंध एंड पंजाब रीजन। और तीसरा है, गोरी ने हिंदू मंदिरों को केवल युद्ध काल में ही नुकसान पहुंचाया, प्रशासनिक काल में नहीं। तो देखिए, यहां पर इस प्रकार के स्टेटमेंट नहीं मिलते हैं कि उसने हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया हो टाइप का। हाँ, उसने निश्चित तौर पर इस्लाम को प्रोपगेट करने का काम किया था, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में उसने मंदिरों को नुकसान पहुंचाया, जैसे महमूद गौरी ने और बाकी लोगों ने, तो वैसा इसके बारे में नहीं मिलता, क्योंकि इसका मेन रीजन भारत में आने का था साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य का विस्तार। धार्मिक कम था, राजनीतिक ज्यादा था, इसीलिए। और उसने पूर्वी सिंध और पंजाब क्षेत्रों में इख्ता प्रणाली लागू कर दी थी, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो केवल 1 और 2 सही है, बी ऑप्शन में है हमारे पास केवल 1 और 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 आंसर ले लीजिए, बी केवल 1 और 2, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ महमूद इन्विजन ऑन इंडिया स्टेट। अब यहां पर थोड़ा महमूद गजनवी का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। उत्तर भारत में राजपूत राज्यों का विघटन तेजी से हुआ, बिल्कुल सही।
बार बार अटैक से भारत में बहुत सारे राजवंश, जो खासकर राजपूत राजवंश थे, उनका विघटन तो होगा ही होगा। दूसरा, कन्नौज, मथुरा, थानेसर जैसे नगरों की संपदा लूट से राजनीतिक पुनर्गठन अवरुद्ध हुआ। अब जहां पर बार बार लूट की घटना घट रही है, निश्चित तौर पर वहां पर क्या होगा, उस राज्य की संपत्ति का नुकसान होगा और वहां पर पुनर्गठन या फिर उसका रीडेवलपमेंट या उसकी प्रगति अवरुद्ध तो होगी ही होगी। ठीक, तो द लूटिंग ऑफ वेल्थ फ्रॉम सिटीज लाइक कन्नौज, मथुरा एंड थानेसर हिंडर्ड पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन स्टेटमेंट इज करेक्ट। महमूद ने किसी भी भारतीय राज्य पर दीर्घकालीन शासन लागू किया, यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि उसने किसी राज्य पर कोई भी शासन लागू नहीं किया था। तो केवल 1 और 2 यहां पर करेक्ट होना चाहिए, जो कि हमारे पास बी में अवेलेबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन 26 में क्या पूछ रहा है, जोड़ी मिलान करना है। कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, मोहम्मद शाह, हुसैन अली, यहां पर आपको जोड़ी मिलाना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तराइन द्वितीय युद्ध के बाद दिल्ली के प्रशासन को संभाला था, किसके तरफ से, गोरी की तरफ से। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था बिहार जाकर के, और वहां पर बिहार, बंगाल और उड़ीसा को जीता था। इसके बाद मोहम्मद शाह, इसने ऊंच और सिंध को नियंत्रित किया था, और हुसैन अली, इसने गंगा घाटी में त्वरित आक्रमण करके वहां पर स्थापित किया था मोहम्मद गोरी का साम्राज्य। तो ए का आ जाएगा बी, मतलब 2, बी का है 1 में, सी का है 3 और 4। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4, ए में ही ऑप्शन है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या है, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। गोरी के पूर्वी भारत अभियानों के संबंध में आपको चर्चा करनी है। पूर्वी भारत यानी कि ईस्ट वाला पार्ट, ईस्ट वाला पार्ट। बिहार पर गोरी की विजय अभियान बख्तियार खिलजी द्वारा संपन्न हुआ था। द गोरीज कॉन्क्वेस्ट ऑफ बिहार वाज कंप्लीटेड बाय बख्तियार खिलजी। स्टेटमेंट सही है, अभी हमने देखा। बंगाल में लक्ष्मण सेन की पराजय गोरी की प्रत्यक्ष रणनीति थी, और नालंदा विश्वविद्यालय को जिस अभियान में जलाया गया था वह गोरी के प्रत्यक्ष आदेश पर हुआ था। देखिए ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये दोनों, क्योंकि बंगाल में लक्ष्मण सेन की पराजय गोरी की प्रत्यक्ष रणनीति नहीं थी। मतलब प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि उसने सीधे लक्ष्मण सेन को ही हराने के लिए किसी को भेजा हो, ऐसा नहीं था। उसने बख्तियार खिलजी को उस पूरे एरिया पर कॉन्कर करने के लिए भेजा था, जिसमें से एक था लक्ष्मण सेन, और वो भी बहुत छोटी सी सेना के साथ हार गया था। लगभग 150-200 की सेना लेकर गया था बख्तियार खिलजी, उसके साथ ही उसने जीत लिया था। तो बहुत बूढ़ा शासक था, कमजोर शासन था इसलिए। और यहाँ पर नालंदा को जलाना उसके अभियान का हिस्सा नहीं था, वो तो खिलजी, जो कि एक बहुत कहना चाहिए कि बेवकूफ व्यक्ति था, जिसने उस नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। तो यहाँ पर केवल एक आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गोरी है, एक्चुअल में गोरी साम्राज्य है। गोरी साम्राज्य का मुख्य केंद्र गजनी नहीं बल्कि फिरोज काह था। द मेन सेंटर ऑफ द गोरी एम्पायर वॉज नॉट गजनी बट फिरोज काह। तो ये स्टेटमेंट सही है, याद रखिएगा। तो गजनी जो है, हालांकि उसका राजधानी, गोरी का राजधानी गजनी था, ठीक है, गजनी वाला मेन इलाका, जिसमें उसने गजनीवियों को हरा करके जो है अपना राज्य स्थापित करा था, लेकिन उसका प्रशासनिक केंद्र जो था वो फिरोजकोह था। ठीक, तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, ख्वारिज्म और काराखिताई शक्तियों से लड़ने के लिए गोरी ने भारत को राजस्व आधार बनाया। ये भी स्टेटमेंट सही है। मतलब यहां से पैसे लूट करके, यहां से ले जाकर के अपने आप को स्ट्रेंथन करो और मध्य एशिया में जाकर के उन राजवंशों को हराओ जो आपके हमेशा से राइवलरी रहे हैं। ठीक। तीसरा, गोरी की मृत्यु मंगोल ख्वारिज्म संघर्ष के दौरान बामियान में हुई थी। बिल्कुल गलत। ठीक, गोरी की जो मृत्यु थी वो बामियान में नहीं हुई थी। ये लगभग 1206 में सिंध के पास दमियक नामक जगह में उसकी डेथ हुई थी। जब वो नमाज पढ़ करके जा रहा था तो किसी ने उसको चाकू मार दिया और वो पड़ा हुआ मिला था। ठीक, तो यहां पर 1206 की बात है। तो 1 और 2 सही है, बी ऑप्शन में है, तीसरा गलत है। ठीक है,
चलिए 28 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन 29। कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। ठीक है, यहां पर कुतुबुद्दीन के बारे में पूछ लिया है, कोई बात नहीं। वह गोरी का मुंहबोला पुत्र था जिसे तुर्की परंपरा में चिहलगानी कहा जाता था। देखिए, वह गोरी का मुंहबोला पुत्र नहीं था। एक्चुअल में गोरी जो है वो अपने 3 जो मेन उसके गुलाम थे, मेन तीनों गुलाम, इनको अपना पुत्र कहता था और उसमें से ये एक था। तो कोई मुंहबोला पुत्र तो नहीं था, उसका गुलाम था। स्टेटमेंट गलत था। दूसरा, उसने गोरी के जीवित रहते ही दिल्ली और अजमेर के प्रशासन का संचालन किया, यह स्टेटमेंट सही है। और तीसरा, गोरी की मृत्यु के बाद उसने स्वतंत्र सुल्तान की उपाधि ले ली, यह स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि इसने कभी भी सुल्तान का टाइटल लिया ही नहीं, है ना, याद रखिएगा। हातिम, इसके अलावा कुरान खां, लाख बख्श, पील बख्श, ये सब उपाधियां उसने ली थी। सिपह सलार की उपाधि से गद्दी पर बैठा था। सिपह सलार, सिपह सालार की नाम से गद्दी पर बैठा था। तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है और पहला भी इनकरेक्ट है, दूसरा जो है सही है। तो केवल 2 ए वाला ऑप्शन में है, ओनली 2 इज करेक्ट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आज का अंतिम सवाल। मैच द फॉलोइंग है, बैटल ऑफ तराइन सेकेंड, बैटल ऑफ चंदावर और बंगाल कैंपेन। तो तराइन का बैटल देखो, चौहानों पर निर्णायक प्रहार कहां पे हुआ था? तराइन पर। चंदावर का युद्ध, जयचंद की पराजय। तराइन का फर्स्ट, चौहान की सेना की जीत। और तराइन का बंगाल विजय अभियान, लक्ष्मण सेन का पलायन। एक्चुअल में वो हमारी ही गया था, पलायन तो नहीं होता, उसकी हत्या हो गई थी बाद में। तो यहां पर ए का कहां जुड़ रहा है? 3 के साथ। बी का जुड़ रहा है कहां पर? 1 के साथ। सी 2 और डी जो है 4। 3 1 2 4 कहां पर है? 3 1 2 4 अगेन ये ए में ही है। इस आज के में बहुत सारे क्वेश्चन ए में ही आ गए थे। तो खैर हमको आंसर से मतलब है, ए में रहे चाहे बी से, क्या मतलब है। ठीक, तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, ये सारे सिंपल से क्वेश्चन थे। और आज हमने अरब और तुर्की आक्रमण के संबंध में 30 प्रश्नों पर चर्चा करी। और उम्मीद है कि ये सेशन आप लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहा होगा और आपके आने वाले एग्जाम में ये बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।